Host disable participant screen. Benefit participant screen sharing on. Hello. Yes, ma'am. Are you able to hear me? Yeah. Screen sharing is not. Is it available? Share screen is available. Share screen is available. Host disabled participant screen sharing. Ma'am, I'll make you the host and then you can continue with. Okay. Yeah, ma'am. Are you able to do it? Yeah. Okay. Now I'm coming on assessment part. Sorry for disturbance. Yes, ma'am. We can continue. एक होता है सब्जेक्टिव असेसमेंट, जो हम उनके पास से लेते हैं, जो भी होता है, या तो फ्री वो बाहर बैठे हैं तो आप कुछ क्वेश्चनरी फॉर्म होते हैं जो हमने भी बनाए हैं, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग, तो वो हम क्वेश्चनरी फॉर्म उनको दे देते हैं। जो फ्री बैठे हैं तब तक वो भर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत प्राइवेट चीज होती है, वो लोग कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे। इवन वो मेरे सामने बैठे हैं तो उनके साथ कोई ना कोई होगा, उसका हस्बैंड या उसके मदर इन लॉ या कोई भी, तो दे वोंट शेयर ऑल दिस थिंग्स। तो हमने यही फॉर्मेट बनाया है, कुछ क्वेश्चनर बनाए, इनकंटिनेंस के लिए होते हैं, ब्लैडर वॉल सिंड्रोम के लिए होते हैं, प्रेगनेंसी के लिए होता है, पेल्विक फ्लोर का अलग होता है, ओबीजी के लिए होता है। तो वो लोग तब फ्री टाइम में वो भरकर हमें दे देते हैं, फिर हम लोग स्टडी करते जाते हैं और फिर स्टडी करने के बाद उनको कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि हम जल्दी हंट कर पाए, कि पता चल पाए कि उनको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन पूछना इज नॉट गुड, पेशेंट इरिटेट भी हो जाता है, काफी कई बार वो लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो लोग इतने पेन में होते हैं कि दे वोंट लाइक टू शेयर दिस थिंग्स। उनको लगता है कि मैं मेडिसिन लेकर ठीक हो जाऊंगी, तो उनकी साइकोलॉजी थोड़ी समझनी पड़ती है। फिर एक सेशन में हम कुछ ना कर पाए, शायद 2 सेशन में भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते, थर्ड या फोर्थ सेशन में दे आर गेटिंग रेडी टू टेल एवरीथिंग, और उसके बाद हम टच भी कर पाते हैं। तो इसमें क्वाइट हमें शांति रखनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है काफी, ठीक है। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट जो इसमें दिख रहा है उतना जल्दी हंट नहीं हो जाता है इस गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस में। जैसे उसकी एज, हैबिट दे वोंट टेल अस क्लियरली कि उनकी क्या क्या हैबिट है, और वो हमें निकालनी पड़ती है। कुछ हैबिट वो लोग बोल देते हैं, कुछ हैबिट नहीं बोलते। चीफ कंप्लेन उनकी, उनको खुद को भी पता नहीं होता है कि दे आर हैविंग पेन, डिस्कम्फर्ट और हैप्पीनेस, ठीक है। तो वो चीफ कंप्लेन कभी कभी लिखते हैं कुछ लोग कि भाई मुझे पेन है, पर कहाँ पे एग्जैक्टली वो लोग भी पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि हम लोग सब्जेक्टिव असेसमेंट लेते हैं लेकिन कई बार फेल जाते हैं, तो हम उस पर काफी रिलायबल नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर पास हिस्ट्री वो लोग कभी कभी कुछ कुछ लिखते हैं। अभी आज एक पेशेंट एनकाउंटर हुआ, वो खुद भूल गई कि उनके 3 मिसकैरेजेस थे, उन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि उनको मिसकैरेजेस इतने हो चुके हैं। सो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। स्टिल पेशेंट कभी कभी भूल जाता है, या कभी कभी वो डिक्लेयर करना नहीं चाहता, तो ये काफी मतलब कॉन्फिडेंशियल थिंग्स होती है, तो हमें शांति से काम लेना पड़ता है। सो पास हिस्ट्री, उनको इंजरी है या ट्रॉमा है, चाइल्ड बर्थ, सेक्स लाइफ, उनकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछना तो मतलब वेरी डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी उनको समझा के हम पूछ सकते हैं। कितनी सर्जरीज हुई है, ये भी पूछना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, अभी इसमें हमें
उसका पोस्चरल असेसमेंट जो मैंने आगे भी बताया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल जैसे जितने यंगस्टर्स होते हैं, दे हैव हैबिट ऑफ सिटिंग, मतलब उनकी जॉब भी ऐसी होती है कि उनके बैठे रहना पड़ता है, या तो फिर उनकी टेंडेंसी भी ऐसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है। जब आप बैठे रहते हो तो योर बीएफएम इज गेटिंग लेजी, ठीक है, स्लाउच करके चेयर में बैठना, कोई एक्टिविटी ना करना, तो दैट मीन्स कि आपके जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स है ना, वो भी वीक होते जाते हैं, ठीक है। वो पेल्विक फ्लोर मसल को इनिशिएट करने के लिए अच्छा वर्क करते हैं, और आपको ब्लैडर कंट्रोल आप खोने लगते हो। सो ये इफेक्ट आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में भी देखने को मिलती है, जिनकी वाइट कॉलर जॉब्स है उनमें भी देखने को मिलती है। तो वो असेसमेंट लेना बहुत जरूरी है कि वो बैठता कैसे है, चलता कैसे है और खड़ा कैसे है। Okay, कुछ पोस्चर ऐसे होते हैं कि कंटिन्यूअसली ओपन सीजर पोस्चर बोल सकते हो आप, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट बोल सकते हो आप। तो वो जो पोस्चर होता है ना, वो भी इतना ही मतलब इफेक्ट करता है आपके पेल्विक फ्लोर मसल को। जैसे वो कंटिन्यूअसली एक टाइट फॉर्म में रहते हैं, वो रिलैक्स होना भूल जाते हैं, और रिलैक्स नहीं हो पाते, उसकी वजह से आपको कंटिनेंस इश्यूज आते हैं, ठीक है। इफ समवन इज अभी अभी मतलब सेल्फीज के जमाने में मतलब कुछ पोस्टर्स ऐसे क्रिएट किए जाते हैं कि कुछ लड़कियों को ऐसे डिप्रेशन होता है कि जैसे मेरी हाइट नहीं है, आई एम नॉट लुकिंग थिन एंड ऑल। तो वो पोस्चर ऐसे स्लाउच करके ऐसे पिक लेना और ऐसे खड़े रहना, ऐसे दिखाना कि मेरी हाइट है, आई एम लीन एंड थीन, आप कंटिन्यूअसली हैम्पर कर रहे हो अपने एब्डोमिनल मसल्स को, अपने डायफ्राम को, क्योंकि आप जब सक करके ऐसे खड़े हो तो कंटिन्यूअसली आपने सांसें रोक के रखी है, यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ फुल्ली, और जो आपके डायफ्राम को इफेक्ट करती है एज वेल एज आपके पेल्विक फ्लोर मसल को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि वो दोनों कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, ब्रीदिंग एंड पीएफएम बोथ हैव इंटरकनेक्टेड इफेक्ट, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट योर पोस्चर, ठीक है। अभी वल्गर एंड पेरिनियल, वजाइनल, रेक्टल एंड एक्सटर्नल पाल्पेशन ऑफ यूरोजेनाइटल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पेरिनियम को ऑब्जर्व करना है। इसके लिए तब तक आपको पेशेंट को कन्विंस कर लेना पड़ता है कि मैं आपको पेशेंट बेड पे, काउच पे ले सकती हूँ, क्या मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ। अगर वो अपने फॉर्म में भरता है यस, देन ओनली टच, क्योंकि ये चीज बहुत क्रिटिकल हो सकती है, ठीक है। जब पेरिनियम आप ऑब्जर्व करते हो तो उसमें आपको क्या क्या देखना है, जैसे स्कार देखने हैं, किसी को स्कार है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, स्किन पे रैशेस है, या फिर एपिसियोटॉमी किया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, बल्ज कहीं पे आपको फील हो रहा है टच करके आप। फिर एनएस विंक देखा जाता है, वैसे ही आपका यूरेथ्रल विंक देखा जाता है कि विंक आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो जस्ट स्क्रब करके हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन इससे इससे पहले हमें ग्लव्स, अपना जो कॉटन बर्ड्स होते हैं वो प्रिपेयर रखना है, सैनिटाइजर साथ में रखना है, और बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके उसके बाद, या फिर पेशेंट को नेक्स्ट डेट हम लोग देते हैं कि वो लोग अपना पार्ट जो है वो क्लीन और क्लियर करके हमारे पास आए, ताकि वो भी कंफर्टेबल हो। किसी को अच्छा नहीं लगता है कि समवन इज लुकिंग पीपिंग इन हर वजाइना, तो उसको पहले मेंटली भी रेडी करना पड़ता है, और उनको बूस्टअप भी करना पड़ता है। सो आप खुद कंफर्टेबल रहो, उनको भी कंफर्टेबल फील कराओ, डोंट मेक देम फील कि ओ या अच्छी ये ऐसा है एंड वैसा है। इट इज योर इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो उसको ऐसे रिलैक्स करते 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 आप असेसमेंट ले सकते हो, ठीक है। फिर पेल्विक सोनोग्राफी, जो यूजुअली यहाँ पे इंडिया में अलाउड नहीं है कि फिजियोथेरापिस्ट सोनोग्राफी करे, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में देयर इज वन कोर्स, और वो क्लियर और एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद वो सोनोग्राफी में भी आप डायफ्राम की मूवमेंट देख सकते हो कि कैसी मूवमेंट हो रही है ब्रीदिंग के साथ, एबनॉर्मल है, फास्ट है, क्विक है, या हो ही नहीं रही है, उस पे से भी आप जज कर सकते हो। फिर मैनोमेट्री होती है, पेरिनियोमीटर भी एक होता है जिससे आप जज कर सकते हो कि प्रेशर कितना आ रहा है और कितना होल्ड कर पा रहा है। फिर दूसरे की फैक्टर्स है पेल्विक फ्लोर इवैल्यूएशन में, प्रेजेंट इलनेस उसकी, और उसको अभी क्या हुआ है, व्हाई शी और ही केम हियर, और उसकी चीफ कंप्लेन क्या है, उसको उसका परसेप्शन क्या है एक्चुअली अपनी कंडीशन को लेकर। कुछ लोग कुछ ज्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग रिएक्ट नहीं करते बिकॉज दे आर टेलिंग देमसेल्व्स के नहीं ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है।
ठीक है, अगर कहीं पे ट्रीटमेंट ली है तो उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पेशेंट्स के गोल क्या है, उसका फर्स्ट गोल क्या है कि मुझे पहले ये सॉर्ट आउट करना है, बाद में बाकी का देख लेंगे, तो वो गोल को पहले हमें क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद हम इवेंचुअली दूसरे उसके प्रॉब्लम्स पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है, अभी यूरिनरी सिम्टम्स मेल एंड फीमेल इन बोथ, सब दोनों में प्रॉब्लम आती है। जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे, मतलब कितनी बार आपको मतलब ड्रिबलिंग हो रही है या फिर यूरिन पास हो रहा है, आप हंस रहे हो, कफ कर रहे हो, कोई आपको गीगल कर रहा है और आपको पास हो रहा है यूरिन, वो फ्रीक्वेंसी आपको देखनी पड़ेगी। क्वांटिटी ऑफ यूरिन लॉस, मतलब वो भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप बार बार जा रहे हो तो सिर्फ थोड़ी क्वांटिटी में पास हो रहा है, आपको फीलिंग ऐसी हो रही है कि मुझे सिर्फ वॉशरूम जाना है एंड यूरिन इज नॉट कमिंग, ये कि या फिर आप जा रहे हो और आपको लार्ज क्वांटिटी में यूरिन हर बार पास हो रहा है, तो वो डिफरेंशिएट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। कितने पैड्स आप यूज कर रहे हो, किस टाइप के पैड्स यूज कर रहे हो, अगर आपको यूरिन इतना पास हो रहा है तो उसका वजन भी किया जाता है, उससे भी जज किया जाता है। उसके कॉजेज एंड ट्रिगर्स फॉर इनकंटिनेंस, जैसे कि आप उसको पूछना पड़ता है कि जैसे आपको कब मैक्सिमम मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे यूरिन पास हो गया, जब आप हंस रहे हो तब, जब आप स्ट्रेस में हो तब, या फिर आपको छींक आए या खांसी आए तब फील हो रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से यूजुअली जो हम अभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, वो एक कॉज होता है कि आपको यूरिन पास हो जाए। सो फ्लूइड इनटेक उसका देखना पड़ता है कि वो बाहर का मतलब कोल्ड ड्रिंक वो कितना लेता है, कितने एमएल में लेता है, और हाउ फ्रिक्वेंटली ही इज और शी इज टेकिंग दैट, वो पहले हमें स्टॉप करवाना पड़ता है। कैफीन मतलब कॉफी या चाय वो कितना ले रहा है, वो भी हमें पूछना पड़ता है। दैट इज ऑल कम इन हिस्ट्री असेसमेंट पार्ट। ठीक है, अदर की पॉइंट्स पेल्विक उसमें होता है मेडिकेशंस। अभी एक एग्जांपल मैं दूं, सपोज के कोई ऐसा ले रहा है कि मैं डायूरेटिक्स पे हूं अभी, तो उसकी कुछ साइड इफेक्ट्स होती है, जैसे वो पोटेशियम कम कर देता है ब्लड के अंदर, सोडियम भी कम कर देता है ब्लड के अंदर, ब्लड शुगर वो बढ़ा देता है डायूरेटिक्स, और मसल क्रैम्प भी लाता है। सो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके पेल्विक फ्लोर मसल पर। जैसे अगर बी ट्वेल्व कम होता है तो हमें उसमें मस्क्यूलर सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, वैसे ही पेल्विक फ्लोर भी एक मसल है, मस्क्यूलर स्केलेटल सिस्टम है, तो वहां पे भी वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो ऑल दिस थिंग्स कि वो कौन सी मेडिसिन यूज कर रहा है, उसकी भी साइड इफेक्ट्स होती हैं। ठीक है, अभी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी अगर कोई ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है, और कौन सी टाइप की ट्रीटमेंट उसकी चल रही है। सपोज टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कभी कभी किसी किसी पेशेंट्स पे काम करता है, किसी किसी में रिवर्स उसके रिएक्शन भी होते हैं। अभी दूसरा है पेल्विक फ्लोर इवेल्युएशन इन ओबीजी, उसकी प्रेगनेंसीज, उसकी टाइप ऑफ डिलीवरी, वजाइना, बर्थ वेट बेबीज का। हाँ, बेबी का बर्थ वेट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे 3.5 से 4 किलो का अगर बेबी आप डिलीवर कर रहे हो, तो आपके वजाइना को ज्यादा मतलब ब्रॉड, अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो ब्रॉड और ओपन होना पड़ता है, और 9 मंथ तक आपने 20 से 25 किलो जितना वजन अपने पेल्विक फ्लोर मसल के ऊपर लिया हुआ है। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ मच इंजरी उसको हो चुकी है, ये प्रेशर उस पे कितने टाइम तक रहा है, और लेबर का ड्यूरेशन भी कितना होता है, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार वेट करते हैं कि हाँ इसको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, सो विल वेट, हमें सी सेक्शन पे नहीं जाना है पहले। तो 5 से 7 घंटे तक, 8 घंटे तक, किसी को एक दिन तक मतलब उसने वो पेन अगर बेयर किया है, तो वो पेन के चक्कर में उसने प्रेशर भी उतना ही दिया है अपने पीएफएम मसल पे। ठीक है, तो उसके बाद कई बार हमें पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स की कंडीशंस देखने को मिलती है। सो ड्यूरेशन ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ ट्रॉमा, अभी जब बर्थ बेबी का हम डिलीवर करने जाते हैं तो वी डोंट नो कि क्या कॉम्प्लिकेशन कौन से टाइम पे आके खड़े रहेंगे, इवन गायनेकोलॉजिस्ट डजंट नो कि क्या होगा। कभी कभी एपिसियोटॉमी करनी पड़ती है, कभी कभी उसको फोर्सेप्स डिलीवरी भी करनी पड़ती है, फोर्सेप्स से उसको ब्रॉड करके खींचना पड़ता है बेबी को, तो वो डायरेक्ट इंजर करते हैं हमारे पेल्विक फ्लोर मसल को। तो यूजुअली डिलीवरीज के बाद हमारा कंट्रोल थोड़े वक्त के लिए चला जाता है यूरिन पर से और स्टूल पर से, या तो हमें काफी सारा पेन फील होता है व्हेन वी आर कमिंग इन सेक्सुअल कांटेक्ट, तब भी काफी पेन फील हो रहा होता है,
और हम थोड़े इनएक्टिव हो जाते हैं सेक्सुअली। उसकी इफेक्ट कई बार हमारे दिमाग पर भी होती है कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसकी भी सारी साइड इफेक्ट्स अल्टीमेटली हमें पीएफएम पर देखने को मिलती हैं। यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि एपिसियोटोमी करना इज नॉट द सॉल्यूशन। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी गायनेकोलॉजिस्ट। ये उनकी प्रायोरिटीज है, ये उनका काम है, दे आर डूइंग द सर्जरीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम वर्क वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है और ऐसी काफी सारे प्रैक्टिस भी चल रही है कि जब बर्थ हो रहा है तो नॉर्मली अपने हाइलम को या फिर वजाइना को टेयर होने दो, एपिसियोटोमी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो स्कार की हीलिंग होती है वो एपिसियोटोमी की हीलिंग से, मतलब जो नॉर्मली फटी हुई स्किन है उसकी हीलिंग ज्यादा फास्टर है देन द एपिसियोटोमी। जब एपिसियोटोमी करते हो तो आप वर्टिकल इंसिजन रखते हो, तो वो वर्टिकल इंसिजन को हील होने में काफी टाइम लग जाता है, काफी सारे मतलब प्रॉब्लम्स भी फेस करती है फीमेल। लेकिन जो नॉर्मल टेयर होता है उसको हील होने में टाइम कम लगता है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, और वो काफी जल्दी उसको टाइट मसल टोन भी उसमें देखने को मिलता है। दिस इज जस्ट अ व्यू एंड एक्सपेरिमेंट वी हैव डन, और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी होते हैं उसके। एंड अदर की पॉइंट उसके होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज। अगर आप देख लो तो चेंज इन सेक्सुअल फीलिंग, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर एपिसियोटोमी की है या फोर्सेप्स डिलीवरी की है तो ऑलरेडी वो इतना पेन बेयर कर चुकी है, और जब आप फर्स्ट टाइम उसके बाद कांटेक्ट में आते हो तो उसको बहुत ज्यादा पेन फील होता है। सो शी स्टार्टिंग अवॉइडिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी कि यार मुझसे दूर रहो, आई एम नॉट एबल टू फील, आई एम नॉट एबल टू बेयर दिस पेन राइट नाउ। तो वो चीज आपके मतलब क्या बोलूं मैं, मैरिड लाइफ को भी हैम्पर करती है। कई बार ये जो फैंटेसीज क्रिएट की है, ओवर एक्टिविटीज जो होती है, सेक्सुअल ओवर एक्टिविटीज, उसकी वजह से हमारा वजाइना मतलब लूज हो जाता है, मसल टोन उसका वो खो बैठता है। तो वो जो हाइपोटोनिसिटी आ जाती है उसकी वजह से यू वोंट फील सेटिस्फाइड। आप भले ही कितना भी कांटेक्ट में आ जाते हो तो वो पार्टनर आपका सेटिस्फाइड फील नहीं करता है। तो वो भी कई सारे मतलब ऐसे केसेस है जो डिवोर्स में भी जाते हैं, इवन सुसाइडल केसेस भी इतने ही होते हैं। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपके मसल टाइट होते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल दूं, वेजिनिस्मस बहुत कॉमन है, और मैंने देखा भी है साउथ में, चेन्नई में स्पेशली उसके क्लिनिक्स है जो फिजियोथेरापिस्ट ने ओपन किए हैं, वेजिनिस्मस क्लिनिक। वो सिर्फ वेजिनिस्मस के केसेस वो ट्रीट करते हैं वहां पे, और एक दिन के उनके पास 15 केसेस वेजिनिस्मस के आते हैं। सो ये बहुत मतलब बड़ी बात है कि अभी तक ये सब हिडन रहा, साइलेंट है, और अभी काफी सारा बाहर आ रहा है। वेजिनिस्मस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स वो काफी टाइट होते हैं, वो पेनिट्रेट हो ही नहीं सकता पेनिस। तो उसके भी ग्रेडिंग सिस्टम भी होती है उसके, उसकी ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, और फिजियोथेरापिस्ट उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी दूसरा है पेन विद इंटरकोर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रॉब्लम्स विद लुब्रिकेशंस। अभी लुब्रिकेशंस में हमारे जो बाथोलिन ग्लैंड है या हमारा नॉर्मल अराउजल जो होता है, वहां पे हम जब जैसे ही फैसिलिटेट करेंगे ना तो वो लुब्रिकेशन आना नेचुरली स्टार्ट हो जाता है। इन सच कंडीशंस वो लुब्रिकेशंस प्रॉपर नहीं होता है, तो हमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कोई बाहर की ट्यूब या ऐसा कुछ यूज कर सकती हूँ। सो आई सेड नो, आप किसी स्किन विदी डॉक्टर को बताकर भी ये सॉल्यूशन ला सकते हो, या तो फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर वो सॉल्यूशन ला सकते हो। फिजियोथेरापिस्ट आर नॉट द पर्सन हु प्रिस्क्राइब द मेडिकेशंस फॉर द लुब्रिकेशंस, ठीक है। हाँ, हम लोग उनको फैसिलिटेट करना वो कर सकते हैं कि आप इमेजिन करो या उसको फील करो व्हेन यू आर विथ योर पार्टनर, जैसे ही आप में सेक्सुअल अराउजल आएगा, लुब्रिकेशन अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा, और यू कैन अप्लाई सम लुब्रिकेंट्स विद द हेल्प ऑफ योर डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उससे, ठीक है। फिर उसकी हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सेक्सुअली अब्यूज होना इज सो मच कॉमन टुडे, और कोई इतना ओपनली बोलेगा नहीं। अगर उसके साथ पास्ट में ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं तो भी उसको ये फिजिकल रिलेशनशिप के लिए वो रेडी नहीं होगी, उसको टाइटनेस फील होगा, वो एंग्जियस फील करेगी, एंड शी डोंट लाइक कि उसे कोई टच करे, शी वोंट बी सेटिस्फाइड। उसकी वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी रहती नहीं है और लोग आईवीएफ पे भी जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है। सो वी नीड टू फाइंड इट अप, और उसको काउंसलिंग से भी हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
देन दूसरा है हमारा एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने गेट पैटर्न और पोस्चर के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता दिया है और पोस्चरल असेसमेंट के बारे में भी बताया। लंबर रेंज ऑफ मोशन भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है, लंबर स्पाइन और ये भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिसकी मतलब डिलीवरी हो चुकी है उस फीमेल की लंबर रेंज ऑफ मोशन में भी फर्क आता है। एट द सेम टाइम उसके पेल्विक स्क्वायरिंग में भी फर्क आता है, उसके पेल्विक फ्लोर मसल में भी वैसे ही फर्क आता है, इसलिए वो मेजर करना इन गायनेक इज इम्पोर्टेंट। पेल्विक गर्डल और उसके बोनी लाइन मार्क्स, उसके पेल्विक अलाइनमेंट, सैक्रल अलाइनमेंट, ये सब देखना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस, क्योंकि जब पेशेंट आता है तो उसको कभी पेल्विक गर्डल पेन इज वेरी कॉमन इन योर प्रेगनेंसी और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई फिजियोथेरापिस्ट भी उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता। हम सिर्फ इतना सॉल्यूशन दे सकते हैं कि आपको ये नहीं करना है तो इससे आपको पेन कम होगा। अदरवाइज वी कैन यूज सच मॉडलिटीज कि हम पेल्विक गर्डल का पेन कम करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, पेल्विक गर्डल पेन के बारे में बोल रही हूँ। तो वो पेन बेयर करते करते अगर वो लोग डिलीवरी कर रहे हैं ना तो उसकी डेफिनेटली उसकी रेंज ऑफ मोशन में फर्क आता है, उसके मतलब कर्वेज नॉर्मल कर्वेचर है उसमें भी फर्क आता है, उसके पोस्चर में भी फर्क आता है। तो हम आफ्टर डिलीवरी ये सब भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी मोस्ट अफेक्टेड मसल्स ऑफ पेल्विक गर्डल, जैसे मैंने बोला आप अगर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट करके खड़े हो तो कुछ मसल्स है जो आपके टाइट हो जाएंगे, कुछ मसल्स है जो आपके लूज रहेंगे। जैसे आप हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूटियस मैक्सिमस को टाइट करके खड़े हो, कंटिन्यूसली खड़े हो ऐसे ही, तो वो ओवर वर्क करे तो उसके साथ साथ पेल्विक फ्लोर मसल भी इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे हम कीगल एक्सरसाइज में पेशेंट्स को सिखाते हैं कीगल करो कीगल करो कीगल करो, लेकिन एक्सेसरी मसल्स आर वर्किंग मोर देन पेल्विक फ्लोर मसल्स। तो पेल्विक फ्लोर मसल टाइट तो होना समझ जाएंगे लेकिन वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। या फिर एनी कोई भी ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस है आपके, जैसे सुआस मसल में है या पायरिफॉर्मिस आपका टाइट है तो कॉक्सीजियस टाइट है, तो भी आपको पेल्विक फ्लोर मसल में वो चीज देखने को मिलती है। कई बार मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आए हैं कि उनको जब सेक्सुअली वो लोग कांटेक्ट में आते हैं तो उनको काफी पेन होता है। दैट इज नॉट वेजिनिसमस और कोई कंडीशन नहीं होती है, उनका सिर्फ प्यूबोकॉक्सियल मसल जो होता है एक पर्टिकुलर मसल वो टाइट हो जाता है। वो टाइट कब होता है? जब आप एंग्जियस हो, जब आप स्ट्रेस्ड हो, जब आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये हमारा मार्किंग मतलब अब तक के एक्सपीरियंस रह चुके हैं। देन आई विल डू मैन्युअल रिलैक्सेशन। मैन्युअल मतलब एमएफआर करते हैं हम लोग अंदर ट्रांसवजाइनली और उनको प्यूबोकॉक्सियल मसल को हम रिलैक्स करते हैं, ट्यूबोरेक्टल इसको रिलैक्स करते हैं, उसके बाद उनको वो पेन फील नहीं होता। कई बार उनको अंदर स्वीट स्पॉट्स भी होते हैं, कई बार उनको मेजर मतलब स्पॉट्स भी होते हैं जहाँ पे काफी पेन होता है, तो उसको भी हम ट्रांसवेजाइनली फिंगर डाल के उनको रिलीज कर सकते हैं और उनको फिर पेन नहीं फील होता। सही। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चनरी और असेसमेंट फॉर्मेट्स होते हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे ब्लैडर हेल्थ असेसमेंट होता है, पेल्विक फ्लोर असेसमेंट होता है, ओबीजी असेसमेंट होता है, वजाइनल लैक्सिटी का क्वेश्चनरी होता है। एक अभी हेट हेट जो है, डॉक्टर हेट इज एक्चुअली फ्रॉम अहमदाबाद, ही स्टार्टेड दिस जर्नी पेल्विक फ्लोर रियर और उनका एक स्केल है एफएसएफ स्केल, वो लैक्सिटी के लिए भी है और हाइपोटोन के लिए भी है। फिर पीएफएम ग्रेडिंग स्केल होता है। हमारे पास हमें सिर्फ एक ही स्केल पता था, ऑक्सफोर्ड स्केल, जो 0 to 5 तक का होता है। उसके ड्रॉबैक ये है कि वो स्केल में मसल टाइट होने का तो ग्रेडिंग है लेकिन मसल रिलैक्स होने वाले ग्रेडिंग नहीं है। पेल्विक फ्लोर मसल्स का टाइट होना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है और रिलैक्स होना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो वी डोंट हैव सच ग्रेडिंग कि वो एक्चुअली नॉर्मल टोन में आया है, वो रिलैक्स हो पा रहे हैं या नहीं, तो उसकी कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। तो उसकी ग्रेडिंग सिस्टम एक्चुअली दूसरे हेट एमएमटी में मिलेगी जो हम ट्रांस वजाइनल एग्जामिनेशन करके जज करते हैं। दैट इज लाइक 0 1 2 3, 0 -1 -2 -3। ठीक है, वैसे हम लोग फिंगर डाल के वो करते हैं, एग्जामिन करते हैं। ठीक है, मेथड्स, पेशेंट को पहले एजुकेट करना, उसमें काफी टाइम जाएगा उनको एजुकेट करने के लिए। फिर मसल को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पर्टिकुलर मसल एक्चुअली अफेक्टेड है। उसके उसके असेसमेंट में एक्चुअली क्लॉक रिंग असेसमेंट भी होता है। जैसे आपके वजाइना पे क्लॉक फिक्स की हुई है 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, वैसे मसल की पोजीशन पे हम लोग
डिसाइड करके उनको रिलीज करते हैं। दैट इज पेल्विक क्लॉक असेसमेंट भी होता है, ठीक है। मसल आइडेंटिफिकेशन हम उसके बेस पे करते हैं। देन मूवमेंट अवेयरनेस उनको देनी पड़ती है, जैसे अगर वो रिलैक्स है, फाउलर्स पोजीशन में है, देन देयर मसल्स आर गुड, दैट टोन इज गुड। लेकिन उसको जैसे ही हम लोग फंक्शनल एक्टिविटीज में डालते हैं तो उनका वो छूट जाता है, अगेन देयर ग्रिप इज नॉट देयर, तो उनको उसके साथ फंक्शनल एक्टिविटीज के साथ भी हमें ट्रेन करना पड़ता है। मसल एक्टिवेशन होता है, ट्रीटमेंट प्लान होता है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट वेजिनिस्मस के लिए। ये एक्चुअली australianvaginismus.com पे ऐसा ये एक क्या बोलूं मैं, इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज कर रहे हैं हम लोग। काफी इसके पॉजिटिव हमें देखने को मिले हैं। वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, और कई सारे इंस्ट्रूमेंट अभी मार्केट में आ रहे हैं, जैसे वजाइनल फिट, वजाइनल डायलेटर। इसको जैसे जैसे आप देखते जाओगे, ये पेनिस शेप का होता है, प्लास्टिक का होता है, इसको रीयूजेबल होता है, ठीक है। ये वेजिनिस्मस में हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं। फाइन। ए जो है दैट इज वेरी स्मॉल साइज। पेशेंट को पहले हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम उसको घर पे प्रैक्टिस करने को बोलते हैं। बी इज उससे ज्यादा बड़ा है। सी इज मोर देन थिकर एंड लॉन्गर। डी इज मोर देन थिकर एंड लॉन्गर। अभी पेशेंट को अपने हस्बैंड के पेनिस का साइज और थिकनेस दोनों हम जानने के लिए बोलते हैं, तो वी विल स्टॉप देयर। जैसे अभी डी तक ही उनके हस्बैंड का पेल्विस की साइज एंड थिकनेस है, तो हम स्टॉप हो जाते हैं कि हमारा गोल यहीं तक है। और वेजिनिस्मस के पेशेंट को पहले उनकी एग्जाइटी कम करते करते, जैसे ए से फिर बी पर, बी से सी पे हम लोग प्रोग्रेस करते हैं स्लोली स्लोली। उसमें 6 मंथ का टाइम नॉर्मली जाता है। एक्सरसाइजेस लाइक कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शनल पीएनएफ स्ट्रेचिंग भी हम लोग करते हैं। पोस्चरल उनको एजुकेशन देते हैं काफी सारा। फिर सारे प्रॉप्स, डिवाइसेस एंड सेल्फ, मतलब वो लोग खुद भी मिरर में देख के फीडबैक लेकर वो रिपीट कर सकते हैं, जो हम फिंगर से ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। प्रॉप्स में हमने एक ये यूज किया है, दिस इज वजाइनल डायलेटर। अभी वजाइनल फिट जो डिवाइस है वो एक्चुअली मेरे पास है, मेरे हाथ में, तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। हाँ, ट्रीटमेंट प्लान मॉडलिटीज, जैसे PF360 इज द मॉडलिटी जिसको हम लोग यूज करते हैं पेल्विक फ्लोर मसल के लिए। फिर बायो फीडबैक डिवाइसेस कई सारी है, वो भी स्लोली स्लोली आ रही है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस लाइक हम टेंस यूज कर सकते हैं और IFT यूज कर सकते हैं। कोल्ड थेरापी, कोल्ड थेरापी मतलब हम आइस वजाइना में रख के उसको अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं, या तो फिर जो पीस होते हैं ना उसको फ्रीज कर देते हैं और उसको कॉन्डम में या तो ग्लव्स के फिंगर का वो कट कर लो, उसमें भरो और उसको फिर अंदर वजाइना में इंसर्ट करके कोल्ड थेरापी दी जा सकती है। उसके कई सारे स्वीट स्पॉट्स होते हैं, कई सारे मतलब अंदर मायोफेशियल जो टाइटनेस होती है, पेन होती है, वो कोल्ड थेरापी से रिलीज हो जाती है। देन बायोफीडबैक, अभी जैसे बताया, वो विजुअल फीडबैक जो पेशेंट का खुद का होता है। हम सामने मिरर रख के उनको फाउलर्स पोजीशन में बिठाते हैं। हम में से कई सारे लोग 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद का ही वजाइना देखा हुआ नहीं है। तो पहले वो एक्सेप्टेंसी लानी है, फिर खुद कोई ट्रीटमेंट खुद कर पाए वो उनको उस स्टेज पे लाना है, ताकि उनका बार बार यहाँ पे आना जाना थोड़ा कम हो जाए। और दूसरा कि वो लोग कंफर्टेबल फील करें कि मैं ये करके रिलैक्स हो सकती हूँ या ये करके मेरी खुद की ट्रीटमेंट भी कर सकती हूँ, ठीक है। EMG फीडबैक होता है, मैनोमेट्रिक विजुअल फीडबैक होता है, सोनोग्राफी विजुअल फीडबैक होता है, टेक्टाइल एंड वर्बल फीडबैक जो मैंने बताया हम खुद फिंगर से करते हैं। अभी मोबिलाइजेशन टेक्निक भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्यूबोकॉक्सिजियल, इस्चियोकॉक्सिजियल मसल जब टाइट हो जाते हैं तब उनको मैक्सिमम पेन होता है पेनिट्रेशन पे, दे आर नॉट एबल टू गेट रिलैक्स, तो वो जॉइंट मोबिलाइजेशन करने से भी वो रिलैक्स हो जाते हैं। विसरल मैनिपुलेशन हम लोग ट्रांसवजाइनल करके करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन भी हम लोग ट्रांसवजाइनल, ट्रांसरेक्टल करके करते हैं। ट्रिगर पॉइंट रिलीज भी उसकी कई सारी टेक्निक्स होती है जो हम ट्रांसवजाइनल ही यूज करते हैं। मायोफेशियल रिलीज करते हैं, डीप टिश्यू रिलीज करते हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू मैनिपुलेशंस भी होता है उसके अंदर। एंड वाइस एंड एंडरसन टेक्निक भी है जो फिर सिर्फ मायोफेशियल रिलीज पे आई हुई है, ठीक है। कुछ होम एक्सरसाइज होती है और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो यूजुअली थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो हो रहे हैं, जैसे लेकॉक प्रोटोकॉल है, बियो इंटेंसिव प्रोटोकॉल है, WebMD प्रोटोकॉल, नेशनल इंस्टीट्यूट, अपना इंडिया का जो है वो मायो क्लिनिक प्रोटोकॉल है,
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का है, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना का प्रोटोकॉल है। ये सारे प्रोटोकॉल्स आप गूगल भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, बुक्स भी देख सकते हो कि ये किस टाइप के प्रोटोकॉल्स है एंड हाउ यू कैन ट्रीट द पेशेंट। ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। मैंने इसमें काफ़ी जनरल पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। आई एम नॉट गोइंग सो मच इन डेप्थ। इफ यू फील कि मुझे इसमें कुछ ज़्यादा डेप्थ में जाना है देन आप बोल सकते हो एंड आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। Thank you so much, madam. On behalf of Nutan College of Physiotherapy and all organizational team, I would like to pay my sincere gratitude to you. And it's like you share your valuable knowledge with all of us. It is very beneficial for all our students as well as the faculties for their future and their knowledge. And I would like to thank all the participants for sparing your time with us and I just participating. need 1 minute. Excuse me, I just need 1 minute. मैं ये बताना भूल गई थी। This is vaginal fit device. ठीक है, इसका हेड है, यहाँ पर रिजिज है, यहाँ पर रॉड है और इसकी टेल है। ठीक है। वजाइनल फिट डिवाइस इज एक्चुअली फॉर हाइपो, जिसको हाइपोटोनिसिटी होती है, जिसके मसल वीक है, उसके लिए यूज होता है। ठीक है। इसको इंसर्ट करके अंदर वजाइना के अंदर इतने तक इंसर्ट करके ये पोर्शन बाहर रहता है। उनको बोलते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में एक्चुअली होता है, लेकिन इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल तो उनको फाउलस पोजीशन में ये इंसर्ट करवाने के बाद हम लोग बिठाते हैं, उसके बाद खड़ा करते हैं कि होल्ड इट इनसाइड। अगर ये बाहर आ जा रहा है दैट मीन्स योर मसल्स आर pretty much weak. उसकी ग्रेडिंग सिस्टम होती है A, B and C. C is very weak, B is moderate and A is okay. इसके अंदर कई सारे मतलब वेट्स भी होते हैं जो आपके, जैसे वेट ट्रेनिंग हम लोग बाइसेप्स के लिए यूज करते हैं या फिर अपने दूसरे स्केलेटल मसल्स के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर ये ग्राम्स में होता है ये वेट। तो पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3rd। ठीक है। एंड हाउ मच मतलब वो कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड कर पाते हैं उस पर भी वो डिपेंड करता है। सो वी आर ट्रेनिंग देम। थैंक यू। Yeah. So thank you so much, one and all, and thank you very much, Dr. Bijal ma'am, for sharing your knowledge with all of us and spending your time from your busy schedule. Thank you so much. थैंक यू। So if you have any doubts and queries, you can ask to ma'am. Ma'am is there. We have 5 minutes. If anyone has any doubt, can ask. Okay, I have one doubt, if I can ask. Yes, ma'am. Your breathing system and your PFM, उसका इंटर रिलेशन क्या एग्जैक्टली होना चाहिए या होता है? इफ एनीवन कैन आंसर या फिर समझा सकते हो, बिकॉज कंट्रोवर्सीज बहुत है इसके अंदर और बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं। आई एम नॉट टेकिंग योर एग्जाम, आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस थिंग। इफ एनीवन कैन शेयर और their knowledge, I'm not judging anyone. Ma'am, I have come across instances where breathing pattern has improved constipation and also bowel and bladder. So I think Okay. there is a relationship, but I do not know the anatomy of it. Okay. What I have studied is उसके हिसाब से अगर मैं कुछ बोलूँ तो डायग्राम जैसे डायाफ्राम जो हमारा होता है मतलब ये लंग्स का डायाफ्राम जैसे नीचे जाता है ना, उसके साथ साथ पेल्विक फ्लोर मसल गोज डाउन, बट एट द सेम टाइम उसका डायाफ्राम जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे जाता है। सो कॉन्ट्रैक्शन इज कंफ्यूजिंग थिंग। कॉन्ट्रैक्शन करके वो इंस्पिरेशन में डाउनवर्ड जाता है और पीएफएम जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होके दे आर गोइंग डाउन। तो वो यूरिन होल्ड करने में हमें कैसे हेल्प करेगा? दिस इज माय कंफ्यूजन एक्चुअली।
so many controversies, पर ये एनाटॉमी मुझे समझ में आ गई कि डायफ्राम जैसे डायफ्राम शुड नीचे जाता है तो वो हमारा नीचे पेल्विक फ्लोर डायफ्राम भी नीचे जाना चाहिए, ऐसे मूवमेंट होती है, क्योंकि ऐसे अगर हुई तो वो स्क्वीज होता है, वो वाल्सल्वा मैन्यूअर में कन्वर्ट होता है। फिर डायफ्राम जब हमारा रिलैक्स होता है, जैसे जैसे हम एक्सपायर करते हैं अपनी एयर, वैसे वैसे वो हमारा पेल्विक फ्लोर जो होता है वो अप आता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और होल्ड करता है। So this is the basic idea between the breathing pattern and PFM. Anyone have any question? Hello. जी. In my knowledge, what I feel is the relation between the two is that since diaphragm is a very important muscle of the core, and if Yes. it has to go down, obviously the pelvic floor muscles are there to hold it, which gives them further strength to Yes. hold Yes, it beyond. exactly. Yes. So even I'm telling that कि कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है और कुछ बुक्स में यही दिया हुआ है कि जैसे डायफ्राम नीचे जाएगा, हमारा पेल्विक डायफ्राम भी नीचे जाएगा लाइक वर्क लाइक एज ट्रैम्पोलिन, ठीक है, वो तब ऐसे वर्क करेगा। नीचे जाएगा डजंट मीन कि वो अपना टोन छोड़ देता है, उसका रेस्टिंग टोन वैसे भी हाई ही होता है एज कम्पेयर टू अदर मसल्स। हमारा जो पेल्विक फ्लोर डायफ्राम है उसको हम कोर मसल में इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं? जैसे हमारे कोर पे वर्क करना है, कोर मसल्स है, ये है। It's a very vital muscle for the core. Diaphragm is a very vital muscle. You can't exclude it. अभी मतलब आई अपील हर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कि जब कोर मसल्स आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो पेल्विक फ्लोर को भी इंक्लूड करो, इट इज अ कोर मसल। Yeah. Ma'am, there is one question in chat box. Ma'am, can you please explain the Kegel exercise in brief? I mean, how we can ask our patient to do easily from Dr. Ruchi. ओके। कीगल एक्सरसाइज जो डॉक्टर कीगल ने मतलब ढूंढी थी वो थी बेस थी, उसमें एक्सेसरी मसल्स भी वर्क करते थे, ठीक है। अभी फ्लोर मसल को आपको प्योरली वर्क करवाना है तो मैं दोनों का मिक्सचर आपको बताती हूँ। उनको बोलो आराम से सो जाए, फाउलर्स पोजीशन में नी को बैंड करके सोना है, ठीक है। अभी उनको ये बोलो कि फील करो कि अभी आपको वॉशरूम जाना है, लेकिन आप नहीं जा पाओगे क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हो, तो टेम्पररी हम यूरिन होल्ड करने के लिए क्या करेंगे? जो वजाइना के आसपास के जो मसल है उसको बोलोगे अपनी ही लैंग्वेज में, वो जिस लैंग्वेज में समझ रहे हैं। हमें गुजराती में हम लोग ऐसे बोलते हैं पेशाबनी आजू बाजू ना स्नायु हो। अगर आप हिंदी पे बोल रहे हो तो उसको बोलो कि आपकी यूरिन के जो आप पेशाब करते हो वहां के आसपास की मांसपेशियों को आप खींचने की कोशिश करो, अंदर कुछ अंदर लेने की कोशिश करो। मूवमेंट शुड बी इनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, तो वो खींचने की कोशिश करो, देन लीव इट। उस टाइम पे आपको उनको बोलना है कि सांस मत रोकना, पेट नहीं हिलना चाहिए, दूसरा कुछ ज्यादा हिलना नहीं चाहिए, वो सिर्फ आप फील कर पाओगे, कुछ भी विजिबिलिटी नहीं होगी। बिकॉज सम आर प्रैक्टिसिंग लाइक के दो पैर दबाओ, ग्लूटियाई को स्क्वीज करो, ये करो वो करो, तो वो एक्सेसरी मसल्स के वर्क ज्यादा हो रहा है रादर देन और पीवीएफएम। तो उस पर अगर वर्क करना है, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप दे सकते हो कि जैसे अगर आपको वॉशरूम जाना है, मुझे बहुत अभी अर्ज है, मैं जा रही हूँ, वॉशरूम जाओ, टॉयलेट सीट पर बैठो, आधा यूरिन पास करो, आधा होल्ड करो। जब आप होल्ड कर रहे हो तब जो एक्ट कर रहे हो एक्चुअली वो एक्सरसाइज है, वो आप एग्जांपल उसको देख सकते हो। उसके साथ में उनको समझाना कि हर बार वॉशरूम रोकनी नहीं है, क्योंकि वो लोग फिर बाथरूम रोकते हैं, वो नहीं करना है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बताया गया है, ठीक है। ये ऐसे आप कर सकते हो। Okay, ma'am. Thank you so much. I hope Dr. Ruchi must be satisfied with your answer. We have less than 1 minute and there is one question. If a patient is having pain in pelvic floor region during walking or sitting, what can be the actual problem of patient? वो हमें असेसमेंट लेना पड़ेगा। इफ द पेशेंट इज प्रेग्नेंट, और ये बहुत कॉमन है कि तब जॉइंट लैक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। जो पेल्विक हमारा बोन है ना, वो प्रेगनेंसी में हिलता है, वैसे नहीं हिलता है। जो प्यूबिक बोन हमारा जुड़ा हुआ होता है ना, वो प्रेगनेंसी में हिलता है, उसकी माइनर मूवमेंट देखने को मिलती है, दैट इज क्रिएटिंग पेल्विक पेन, और वो बहुत सीवियर होता है, दे कांट इवन बेयर इट, रोना भी आ जाता है काफी को। तो आप एक चीज ये कर सकते हो कि हॉट वाटर फर्मेंटेशन कर सकते हो,
फिर थोड़ी बहुत मतलब pelvic squaring करके रिलीज कर सकते हो उसको. डोंट डू